हाय वन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीक में अब या कमेंट में या एक पिक्चर जो मैंने अनाउंसमेंट करने के तौर पे डाली थी, जिसमें कि मैंने ये कहा था कि या तो मैथमेटिक्स या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि या कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसे कंप्यूटर ही है वो, जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों में है कंप्यूटर पढ़ना। तो दोनों के लिए मैं अब एज ए सब्जेक्ट लेकर आऊँगा और इसमें डिस्कशन होगी सैम्पल पेपर की, या तो पिछले ईयर की हो या फिर पिछले ईयर की क्वेश्चन पेपर हो या फिर इस साल की जो भी सैम्पल पेपर आएगी सीबीएसई के वेबसाइट पे या बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे, सारे डिस्कशन करेंगे। और मिनिमम 2 से 3 वीडियो के लिए वो मैंने डाली थी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये अभी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये अगर अभी आप पढ़ो तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीबीएसई के लिए है, ठीक है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसका एग्ज़ाम लेता है, तो इसमें 50 मार्क्स की थ्योरी एग्ज़ाम होती है, जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से। 10 मार्क्स क्या है, पार्ट ए से। जैसे अभी मैं 9th का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पार्ट ए का देखोगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। यहाँ पे ये जो चैप्टर है, इसमें से कुछ चैप्टर्स आपको 9th में भी हैं। तो अगर वो 9th के कुछ बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो वहाँ से इन्हें उन बच्चों को थोड़ा सा रफ आइडिया होगा क्या पढ़ना है। तो और यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर्स पार्ट बी में है। जैसे इसे सिंपल टर्म में समझ सकते हैं, जैसे MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल, DBMS या फिर मेंटेनिंग हेल्थ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेनली ऑफिस वर्किंग में क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मे बी इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रखूं, क्योंकि आंसर राइटिंग भी है और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कुछ होता है, तो वी विल कंटिन्यू विद बोथ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, अब सेक्शन ए जो पार्ट ए का बेसिकली है क्वेश्चन, जिसमें से यहाँ पे 4 लिखना है 6 में से। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले ये पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे पढ़ लेना है क्या क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, कितना लिखना है, कितने क्वेश्चन। ये नहीं कि सारा लिखने के चक्कर में हम लोग गलत कर देंगे, 1-2 गलत कर देंगे। फर्स्ट 4 ये 6 से जो रहेगा वही आपका चेक होकर आंसर मिलेगा, बाद का 2 नहीं। 4 अगर है कंफर्म हो जाए, जो आंसर है वही करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आयशा मूव फ्रॉम इजिप्ट टू जर्मनी फॉर वर्क, but find it difficult to adjust because she is not familiar with the German. Egypt to Germany for work। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि she is not familiar with German custom। German custom, अब मैं इंडिया में हूँ, इंडिया के बाहर अगर जाऊँ दूसरे कंट्री में, वहाँ का रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है। मान लीजिए कि अगर नेपाल में भी मैं जाता हूँ यहाँ से, बिहार से उठ के, तो थोड़ी सी, अब सारी मैं नहीं कह सकता हूँ, पर थोड़ा पूजा का पद्धति अलग है, खाने पीने की पद्धति अलग है। पहाड़ी एरिया है, वहाँ का कुछ ठंडा एरिया है, शरीर को गर्म करने के लिए कुछ खाना वहाँ का अलग है। बिहार में हम लोग आए, तो अगर हम, जैसे मैं कभी भी आज तक क्लास में रिलीजन या कल्चर को तो नहीं लाया कभी, पर हम लोग एक जैसे ब्राह्मण के तौर पे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा नॉनवेज नहीं, जैसे वैष्णव को मानने वाले हैं, इधर सनातन में भी वैष्णव को मानने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि आप लहसुन प्याज भी पूजा स्पेसिफिक डेज को नहीं खा सकते। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक उनका अलग कल्चर होगा। अगर मैं नेपाल में भी जाता हूँ, वहाँ पे खाने पीने का अलग कल्चर है, तो एक कल्चर शॉक होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, विच अफेक्ट हर इंटरेक्शन विद कलीग। अब मान लो कि इंटरेक्शन में तो थोड़ा डिफरेंस होगा, तो दिस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम कहीं गए हैं, वहाँ पे कल्चर सब चीज़ अलग है, वहाँ पे इंटरेक्शन में दिक्कत होगा, तो इंटरपर्सनल नहीं, स्पेसिफिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल्चरल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर का मतलब है कि हम क्या बात कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल बैरियर में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो वो क्या है कि हम किस तरीके से चलने फिरने में, लिंग्विस्टिक बैरियर, भाषा आ रही है कि नहीं आ रही है। स्पेसिफिक यहाँ पे कल्चर बैरियर है। क्वेश्चन में भी देख लो, यहाँ पे जर्मन कस्टम में एडजस्ट करने के बारे में यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे सी इज़ नॉट फैमिलियर विद जर्मन कस्टम, पहले ही क्वेश्चन में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो आयशा है, जो इजिप्ट से जर्मनी गई, तो उन्हें जर्मन कस्टम की वजह से वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही, जिससे वो फैमिलियर नहीं थी। मूविंग अहेड नाउ, अगर आगे बढ़ें तो फर्स्ट का आंसर मेरा क्या होगा,
कल्चरल बैरियर, इसी तरीके का आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर कल्चरल बैरियर। अब एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि हाँ आप हम गए कहीं पे मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा इस टाइप से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोहन हैज़ बीन वर्किंग लॉन्ग आवर एवरी डे without break. Over time, he has started experiencing headache, anxiety, and fatigue. This is likely caused by prolonged. अब जैसे यहाँ पे क्या है कि लंबे समय तक वर्किंग आवर के लिए काम करने का है विदाउट ब्रेक का। अब वो ओवर टाइम क्या है, स्टार्ट एक्सपीरियंस। अब ओवर टाइम करने की वजह से वो एक्सपीरियंस क्या करने लगा, हेडेक, एंग्जाइटी, फटिग वगैरह आना शुरू हो गया, मतलब घबराना, किसी बात पे घबरा जाना, ये सब होना शुरू हो गया। तो ये किस वजह से होता है? पहला चीज़ तो स्ट्रेस है। अब ज़्यादा काम करोगे स्ट्रेस होगा। अब वो ज़्यादा ओवर टाइम करना डिसिप्लिन तो है नहीं, टाइमलीनेस भी नहीं है उसमें, ना ही गोल सेटिंग है ओवर टाइम करना। यानी कि स्ट्रेस की वजह से वो लड़का क्या था, ओवर टाइम के स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा वर्क की वजह से मतलब इसका आंसर स्ट्रेस होगा। यानी कि ज़्यादा काम करने की वजह से वो उसके साथ उस तरीके से हुआ है, ये सर दर्द करना, एंग्जाइटी में ना, क्योंकि आप डिसिप्लिन में रहते हो, टाइम के साथ रहते हो, तो कभी भी आपके बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट वो नहीं करता है, वो आपको और एक करता है कि नहीं भाई आप इतना पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, हो सकता है। अब आगे चलते हैं। व्हेन आयान स्विचेज ऑन हिज कंप्यूटर, जब आयान अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करता है तो क्या है कि पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्टार्ट रनिंग ऑटोमेटिकली एंड मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये बेसिकली किस चैप्टर से है, यहाँ पे आपने स्ट्रेस पढ़ा, आईसीटी पढ़ा था, ये इस जगह से ये क्वेश्चन है। यहाँ से ऑटोमेटिकली रन करना, विच सॉफ्टवेयर इज दिस, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। जैसे हम कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र तो चलेगा नहीं जब तक हम ऑन नहीं करेंगे, कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं चलेगा, नहीं कोई ऑफिस मतलब या तो लिब्रे ऑफिस कर लो जहाँ पे वर्ड ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो दिख रहा है ये सारे लिब्रे ऑफिस में है, कुछ ये फर्स्ट स्टार्टिंग टू ये सारे लिब्रे ऑफिस का है, तो वो तो चलेगा नहीं, या एमएस ऑफिस का भी तो चलेगा नहीं। ऑटोमेटिकली जब भी आप स्विच ऑन करते हो कंप्यूटर का, वो क्या है, क्या रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कमिंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी रेडी टू टेक क्या एंड रिमेन ओपन टू न्यू आइडियाज़ टू ग्रो देयर बिजनेस। मतलब किस चीज़ के लिए वहाँ पर रेडी होना है एंटरप्रेन्योर को, कि जिससे उसका वो आइडिया को, अच्छे आइडिया को लेकर अपना बिजनेस को ग्रो कर पाए। यहाँ पे सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड तो है नहीं, सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड, इंसानों की ज़रूरत को सेटिस्फाई करना तो वो तो है नहीं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो होगा नहीं, अब बार बार प्रोडक्ट और सर्विसेज लेगा या करेगा किसी कस्टमर के लिए, तो वो भी ठीक नहीं है। ये यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब आंसर में क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड रिस्क, जो कि लेने पे कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है मतलब थोड़ा बहुत रिस्क लेकर आगे चलता है तो उसके बिजनेस को भी ग्रो करने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम टू टैकल की चैलेंजेस फेस्ड बाय बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी सच एज, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या एम हम रखें जिससे कि कोई भी की चैलेंजेस को हम टैकल कर पाए बाय बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी सभी से। यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, उसमें क्या जेंडर इक्वालिटी भी हो सकता है, साथ में चल सकता है, जैसे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, बड़े में पुरुष स्त्री सभी लोग, कोई भी एनर्जी या क्लाइमेट चेंज भी हो, बायोडाइवर्सिटी, सब चीज़ मतलब एक साथ सब चीज़ चले। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हम लोग कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। नाउ कमिंग ऑन द लास्ट ऑफ पार्ट ए, नहीं अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है ना, तो चलते हैं धीरे धीरे करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है अभी, द स्मार्ट मेथड हेल्प्स इन सेटिंग इफेक्टिव गोल फॉर, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर दे रहा है कि जो
स्मार्ट मेथड हेल्प इन सेटिंग इफेक्टिव गोल फॉर कैरियर पर्सनल ग्रोथ। अब ये जो चैप्टर जिसमें स्मार्ट मेथड आप पढ़ोगे उसमें ए क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ए का मतलब क्या है? अगर स्मार्ट मेथड्स पढ़ते हो तो ए क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कैन एनीवन कैन टेल मी? अगर ये स्मार्ट में अगर आप पढ़ते हो, अगर वर्ड मीनिंग इसका अगर पता हो सारे का, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल। तो अचीवेबल कौन सा है? ये है। यानी कि यहाँ पे किसके बारे में पूछा? ए के बारे में पूछा है कि स्मार्ट में ए क्या स्टैंड करता है। तो यहाँ पे क्या है? अचीवेबल। उसमें और भी सुन ले, अगर क्वेश्चन में अगर आर के बारे में, एस के बारे में पूछे तो स्पेसिफिक, एम के बारे में, एस के बारे में क्या पूछा जाए तो स्पेसिफिक, एम के बारे में मेजरेबल, ए क्या अचीवेबल, आर मीन्स व्हाट? आर मीन्स रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बॉन्ड। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कि आपको बता दूँ इस चीज़ के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? ए के बारे में पूछा है तो अचीवेबल। फिर इसके बाद अगर अब और आगे चले हम लोग तो और क्या क्वेश्चन हो सकता है इस चीज़ में? जैसे क्या क्वेश्चन और दिया हुआ है? रिया हैज़ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, यानी कि पार्ट बी का। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह की बात होने लग गई तो पार्ट बी का। तो अगर क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो रिया के पास कोई लंबा डॉक्यूमेंट है तो वो क्या करे यहाँ पे? वेयर सी नीड टू अप्लाई सम द सेम पैराग्राफ स्टाइल एट अ मल्टीपल स्कैटर्ड लोकेशन, मतलब अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड फैला हुआ है ऐसे ही। तो सी वांट टू अवॉइड द रिपीटेटिव टास्क ऑफ selecting each word's paragraph and applying the style separately. Which measures should she use and how can she stop using it once she is done? मतलब यहाँ पे क्या है? रिपीटेटिव, सी वांट टू, अब बार बार रिपीटेटिव टास्क ना करके, अच्छा बार बार करने से अच्छा है कि एक बार ये कर लो। तो हम क्या करें उस चीज़ में? अगर आप ये किए होगे तो इसका आंसर स्पेसिफिक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूज़ फिल फॉर्मेट ऑप्शन। स्टॉप इट बाय क्लिकिंग फिल फॉर्मेट बटन एंड अगेन और प्रोसेसिंग एस्केप, यानी कि इसमें ये हमारा फर्स्ट होगा। अगर आप कर रहे होंगे, क्योंकि देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ तो है नहीं उसमें यूज़ करना, तो ये ऑप्शन तो मेरा ख़त्म। ये यूज़ स्टाइल इंस्पेक्टर स्टॉप इट बाय क्लिकिंग, ये भी नहीं होना है, दो ख़त्म। अब इसमें और इसमें बात आए तो ऑटो फॉर्मेट का तो बात है नहीं, पैराग्राफ को अगर रेगुलर वे में करना है तो आंसर लास्टली मेरा यही बचना है। तो उसके बाद अर्जुन 1 स्लाइटली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ प्री डिफाइंड पैराग्राफ स्टाइल इन दिस राइटर डॉक्यूमेंट। ही डज नॉट वांट टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल but rather update the existing one. क्वेश्चन में ये existing one को अपडेट करना, and he does not want to create new style but rather the existing one, so that the change applies whatever that style is used. Which option should? अब इसमें है, क्वेश्चन में है कि अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है अर्जुन को, अब बार बार वो क्रिएट नहीं करना चाह रहे नया स्टाइल, यहाँ पे ये पढ़ रहे हो आप, बट रेदर क्या लिख रहा है? अपडेट द एग्जिस्टिंग वन सो दैट द चेंज अप्लाई वॉट एवर द स्टाइल दैट इज यूज। मतलब कोई क्रिएट नया स्टाइल यूज़ नहीं करना है उसी में। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टाइल तो करना नहीं है, तो ये गलत नहीं कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट यहाँ करना नहीं है, फिल फॉर्मेट भी नहीं होगा, यानी कि मेरा आंसर इसमें अपडेट सेलेक्टेड ऑप्शन, यानी कि जो भी वहाँ पे है या जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए हो या जो भी लिखे हो उसी को थोड़ा सा अपडेट कर देना है। इसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पे। मीना हैज़ प्रिपेयर्ड, इसमें भी क्या है? 5 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 6। इसमें क्या था? 4 करना है। तो जो भी आप एग्ज़ाम के समय कर रहे होगे वो उसमें से बस सही सही 4 ही लिखना है। तो यहाँ पे अगर आओ तो मीना हैज़ प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट
अब इसमें अगर आप पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या है, मल्टीपल हेडिंग, अब जैसे हेडिंग और सब हेडिंग है बहुत सारे. सी वांटेड टू क्रिएट अ सेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट दैट लिस्ट ऑल द टॉपिक इन ऑर्डर एंड अलाउ टू जम्प डायरेक्टली टू एनी सेक्शन ऑफ बाई क्लिकिंग ऑन इट. विच फीचर, तो इसमें क्या कौन सा फीचर यूज़ करेगा कि अगर अलग अलग हेडिंग और सब हेडिंग है, अब डायरेक्टली किसी पे जंप करना चाह रहे तो उस पर कैसे जाए, कौन सा ये यूज़ करेगा यहाँ पे. तो डायरेक्टली यहाँ पे देखो हाइपर लिंक तो स्पेसिफिक हम लोग अगर HTML वगैरह पढ़ रहे होगे या DBMS पढ़ोगे वहाँ भी है ऐसे भी. तो जैसे हाइपर लिंक, अब यहाँ पे हाइपर लिंक टूल के बारे में है तो ये लिब्रे ऑफिस में मिल जाएगा और MS कोड में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ यूज़ नहीं होना है. इंडेक्स ऑफ कीवर्ड भी यूज़ नहीं होना है. तो ये डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट, बुक मार्क जो आप बैकग्राउंड में देते हो, तो सही आंसर क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट, जिससे पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हेडिंग से सब हेडिंग वगैरह से आप जा सकते हो. अब इंसर्शन रीजन पे आओ तो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क अ मैक्रो कैन क्रिएट एज अ फंक्शन टू परफॉर्म. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका रीजन यहाँ दे रहा है यहाँ पे, इन फंक्शन मैक्रो इज रिटेन बिटवीन फंक्शन एंड इन फंक्शन स्टेटमेंट. कैन वी एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट परफॉर्म ऑपरेशन एंड रिटर्न रिजल्ट. तो क्या ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर क्वेश्चन पढ़ो तो ये हमारा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो दे रहा है इसमें इसका ये करेक्ट रीज़न यहाँ पे है. अब कोई फंक्शन को मैक्रो क्रिएट करना चाह रहा है, फंक्शन क्रिएटेड मैक्रो एज अ फंक्शन क्रिएट किया गया है टू परफॉर्म रिपीटेटिव कैलकुलेशन यहाँ पे, तो उसके लिए क्या है, फंक्शन और इन फंक्शन को हमको तो ये करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, तभी जाके वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट होगा और साथ में यहाँ पे परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म होगा या रिजल्ट भी हमें देगा. तो उसके लिए ये तीनों गलत होगा. ये हमारा अब रीजन ही सही हो गया, एसर्शन रीजन दोनों सही है और आर जो है रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो बाकी भाई हम नीचे में क्यों जाएँ, फर्स्ट ऑप्शन ही हम करेक्ट कर देंगे. मतलब अब ज़्यादा क्यों जाना, अगर मेरा पहला ही ऑप्शन सही मिला है तो हम बाकी के ऑप्शन पे क्यों जाएं, अपना क्यों दिमाग ख़राब करें, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें. एग्ज़ाम देना है, हमें निकलना है, बात ख़त्म है. बाद में अगर लिखने के बाद रिवीजन भी करनी है. अब यहाँ देखो, अ टीचर वांट्स टू प्रिपेयर अ समरी रिपोर्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बाई कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. अब समरी रिपोर्ट में लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप क्या करना है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करना है ऑफ 2 डिफरेंट स्प्रेडशीट फाइल. अब मैं 2 डिफरेंट स्प्रेडशीट फाइल का कैलकुलेट करना है. तो एक से .ods और ये मतलब जो नेम दिया हुआ है दोनों फाइल का, और यहाँ से दो अभी क्या करना है कि कौन सा फीचर यूज़ होगा इसमें उसको अचीव करने के लिए. मतलब 2 फाइल है, जैसे हम देखो यहाँ पे ये खुला हुआ है जो आंसर लिखने के लिए सोच रहे थे कि आंसर आपको लिख कर दिखाएंगे अगर आज के समय में अगर टाइम रहा तो, क्योंकि अभी 3:30 से कुछ बच्चे भी आते हैं पढ़ने, उन्हें भी पढ़ाना है. तो सोचा कि तब तक अगर वीडियो यहाँ पर टाइम आप देख रहे होगे क्या चल रहा है, तो बच्चे आ जाएंगे 5-6 मिनट में, तो उन्हें पढ़ाने लगेंगे. तो आंसर राइटिंग जो इधर लास्ट में इधर आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देखोगे इस जगह से सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप. तो इसका तो अभी बाद के नेक्स्ट वीडियो में ही हम आपको बता पाएंगे. तब तक जितना ऑब्जेक्टिव हो पाता है अभी करा लेते हैं कुछ, या ये क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म कर लेते हैं. यहाँ पे फीचर पूछ रहा है कैल्क का कि कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे क्या होगा, सीधे हमको क्वेश्चन में पढ़ो, डेटा कंसोलिडेटेड होगा नहीं, सीधे हमारा एक्सटर्नल रेफरेंस में हमारा ये यूज़ होगा. ठीक है, एक्सटर्नल रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट, मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट से एक्सटर्नल रेफरेंस लेके सभी का एवरेज हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो डेटा कंसोलिडेशन या कंसोलिडेट करना, व्हाट इफ एल्स सिनेरियो भी कहीं हर जगह पे यूज़ नहीं होता है, गोल सीक भी यहाँ यूज़ नहीं हो पाएगा. तो अदर 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेफरेंस दोनों में यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को. ठीक है, अब यहाँ पे है विच मेनू path in LibreOffice Calc is used to accept or reject changes made in a shared spreadsheet. मतलब कौन सा पाथ एक्सेप्ट करना है, यूज टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट.
मतलब यहाँ पे कैसे होगा, तो सबसे पहले टूल से तो होगा नहीं, ये गलत है, ये भी यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि फाइल ऑप्शन ये ऐसे नहीं जाएगा। यहाँ से देखिए थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एडिट ट्रैक चेंज एंड मैनेज, ये हमारा जैसे मतलब ये तो नहीं होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। अब कुछ ऑप्शन सी ही करेक्ट हो गई तो फिर डी पे जाने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगेन 5 मिनट और लेफ्ट, यहाँ पे मुझे बच्चों को पढ़ाने भी जाना है, तो सो थैंक यू फॉर नाउ। एक बार और आप यहाँ से ऐसे रिपीट कर सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो, या और यहाँ पे मैंने स्मार्ट का सारा चीज़ बताया भी, क्या स्पेसिफिक वगैरह बताया, टाइमलीनेस, टाइम बॉन्ड, फिर ये बाकी सब का बताया, एक अचीवेबल भी बता दिया आपको, एम से मेजरेबल, ये सारा बताया। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, या ये सब जो क्वेश्चन क्या है तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके क्वेश्चन में कैसा सॉल्व होता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप हो सकता है आज शाम को ही आपका आई का वीडियो आपके सामने मैं लेकर आऊँ। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड लेट्स मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़ फॉलो द पेज, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फॉलो भी करें, कि आपको रेगुलर बेसिस पे ये कुछ कुछ मिलता रहे, आप अच्छे से पढ़ते रहो। सो थैंक यू एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू, फॉलो भी करें।